स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द प्रोटोकॉल्स के पर्सपेक्टिव से है। रिसेंटली प्रेसिडेंट का विजिट हुआ वेस्ट बंगाल के वहाँ पे, और उस दौरान में प्रोटोकॉल्स का जो वायलेशन है वो देखने के लिए मिला। तो उसी के पर्सपेक्टिव से मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे रिपोर्ट मांगा गया है कि प्रेसिडेंट विजिट के दौरान में ये प्रोटोकॉल का जो वायलेशन है वो क्यों वहाँ पे हुआ है। और कंप्लीटली आप देखिए कि जो गाइडलाइंस हैं, जब भी प्रेसिडेंट के द्वारा, वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं किसी भी एक स्टेट के वहाँ पे विजिट किया करते हैं, उस दौरान में उनको रिसीव है वो किसके द्वारा किया जाएगा, इसका जो गाइडलाइन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में एक बुक हुआ करती है जिसको कि हम ब्लू बुक के रूप से कंसीडर करते हैं। वहाँ पे ये इंफॉर्मेशन है वो मेंशन है। तो स्टूडेंट जब भी आप देखिए कि जो प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं या प्राइम मिनिस्टर का विजिट होगा तो उनको रिसीव किया जाएगा स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा। अगर चीफ मिनिस्टर का प्रेजेंस नहीं है तो कैबिनेट से रिलेटेड किसी मिनिस्टर के द्वारा उनको रिसीव है वो किया जाएगा। तो ये जो फर्स्ट गाइडलाइन है उसका कंप्लीटली वहाँ पे वायलेशन है वो हुआ है। सेकंड आप देखिए कि सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है उसके रिगार्डिंग में भी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो देखने के लिए मिला प्रेसिडेंट विजिट के दौरान में। तो सिक्योरिटी के जो अरेंजमेंट्स हैं वो कैरी आउट हुआ करते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट है उसके थ्रू में। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्नेटरीज हैं उनके विजिट के दौरान में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट के थ्रू जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं वो हुआ करते हैं। तो एग्जाम के रिगार्डिंग में आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, हो सकता है आपके जो पीसीएस के जो पेपर्स हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जो ब्लू बुक है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डोमेन के अंदर में वो किसके रिगार्डिंग में है। तो प्रोटोकॉल्स का जो गाइडलाइंस है उसके रिगार्डिंग में ब्लू बुक है वो एग्जिस्ट किया करती है। सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के बारे में जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट को हमने यहाँ पे मेंशन किया है। स्टूडेंट्स 1984 के समय में हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इंदिरा गांधी, उनको आप देखिए कि असैसिनेट कर दिया गया था। तो उन्हीं के डेथ के बाद में हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के ऊपर में जो प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको आप देखिए कि जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एक स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है उसको क्रिएट किया गया था 1988 के समय में। 1988 के समय बीरबल नाथ कमेटी है वो कॉन्स्टिट्यूट होता है। कमेटी का नाम है वो क्या है, बीरबल नाथ कमेटी। और बीरबल नाथ कमेटी का जो रिकमेंडेशन है उसी के बाद में ये जो सेपरेट जो सिक्योरिटी ग्रुप है उसको क्रिएट है वो किया गया था। हमारे जो डिफरेंट डिफरेंट विंग्स हैं हमारे जो डिफेंस फोर्स के अलग अलग विंग हैं वहाँ से जो बेस्ट ऑफिसर्स हैं, बेस्ट जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनको रिक्रूट किया जाता है इस एक्ट के अंदर में। और इस एक्ट के थ्रू किसको सिक्योरिटी है वो हुआ करती है, सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है प्राइम मिनिस्टर को। पहले आप देखिए कि यहाँ पे एक एक रूल है वो हुआ करता था कि जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको भी सिक्योरिटी प्रोवाइड होगा, और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर का जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी यहाँ पे जो सिक्योरिटी है वो दिया जाएगा। बट फिर 2019 के समय गवर्नमेंट के द्वारा इसको अमेंड किया गया, और जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको 1 ईयर के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अगर उसके बाद में उनको किसी तरीके से थ्रेट नहीं है, थ्रेट का इनपुट नहीं है सिक्योरिटी एजेंसीज को, तो उनको उनको एसपीजी का जो प्रोटेक्शन है वो नहीं दिया जाएगा। उनको जो डिफरेंट विंग है वो वहाँ पे सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करेगा। तो ओनली जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है एसपीजी का जो एक्ट है उसके थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो प्रेसिडेंट का जो विजिट है वो क्यों हुआ था वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग का एरिया है, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल के अंदर में जो दार्जिलिंग है, दार्जिलिंग आप देखिए कि जहाँ का टी है वो भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और दार्जिलिंग टी ही वो फर्स्ट प्रोडक्ट है जिसको कि हमारे यहाँ पे जीआई टैग का जो स्टेटस है वो दिया गया था। तो दार्जिलिंग के वहाँ पे एक इंटरनेशनल संताल कॉन्फ्रेंस है उसको ऑर्गेनाइज किया गया। किसको ऑर्गेनाइज किया गया स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल संताल कॉन्फ्रेंस। जो संताल कम्युनिटी है उससे रिलेटेड ये कॉन्फ्रेंस था जिसके अंदर में प्रेसिडेंट मैम है उनको पार्टिसिपेट है वो करना था। तो संताल कम्युनिटी के बारे में क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे यूपीएससी से रिलेटेड है। एक तो आप देखिए कि हमारा जो 1857 का जो फ्रीडम मूवमेंट हुआ था, जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप से भी हम उसको कंसीडर किया करते हैं। एक लार्जर वे के अंदर में एक रिवोल्ट होता है जिसमें ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं उनका जो रूट्स हैं उनको सेकन है वो कर दिया गया था। तो 1857 का ये जो रिवोल्ट है उससे जस्ट पहले 1855 है, 56 का जो समय है जब संताल कम्युनिटी के द्वारा भी ईस्ट इंडिया जो कंपनी है उसको
उसको ऑब्जेक्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट में एक रिवोल्ट है, उसको कैरी आउट किया गया था, जिसको कि हम संताल का जो रेबेलियन है उसके रूप से कंसीडर करते हैं। तो बेसिकली आप देखिए कि उस रेबेलियन का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या रहा कि इनिशियली पार्ट के अंदर में जो संताल कम्युनिटी के जो लोग हैं, इनिशियली पार्ट के अंदर में संताल कम्युनिटी के लोगों ने जो विक्ट्री है उसको अचीव किया था अपने जो ट्रेडिशनल वेपन्स हैं उसी के थ्रू। ईस्ट इंडिया कंपनी को वो इनिशियली पार्ट में डिफीट करते हैं। तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनका एक मोरल को वो बूस्ट करता है कि ब्रिटिश अथॉरिटीज को डिफीट है वो किया जा सकता है। और उस समय ऐसे भी कुछ और अदर इवेंट्स भी हुए थे जहाँ पे ब्रिटिश को डिफीट हुआ, तो एक मोरल बूस्ट हुआ कि इनको डिफीट किया जा सकता है, इनके अगेंस्ट में जो वॉइस है उसको रेज है वो किया जा सकता है। तो संताल रिबेलियन का ये यहाँ पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट था कि ब्रिटिश के डिफीट के रिगार्डिंग में मोरल को बूस्ट करना। सेकंड आप देखिए कि इस रिबेलियन के जो मेन जो लीडर हैं वो कौन हुआ करते थे। एक पर्सन है उनका नाम है सिड्डू और कानू नाम से एक पर्सन है वो इसके लीडर्स है वो हुआ करते थे। और इन्हीं के मेमोरी के अंदर में हमारा जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया है वहाँ पे 30 जून का जो डे है जिसको कि एज ए हूल दिवस के रूप से भी सेलिब्रेट किया जाता है। हूल दिवस के रूप से उसका सेलिब्रेशन है वो हुआ करता है कि इनका जो सैक्रिफाइस है उसको वहाँ पे ऑब्जर्व है वो किया जाता है ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर में जो छत्तीसगढ़ झारखंड का एरिया है, वेस्ट बंगाल का एरिया है वहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स ये तो हमने संताल रिबेलियन के बारे में रीड किया जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आप रीड करते हो। एक आपको जो संताली जो लैंग्वेज है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो शेड्यूल 8 है, शेड्यूल 8 के अंदर में आप देखिए कि लैंग्वेजेस के बारे में मेंशन है। क्या जो संताली लैंग्वेज है वो हमारे शेड्यूल 8 का पार्ट है? तो आप देखिए कि संताली लैंग्वेज ओरिजिनली इसका पार्ट नहीं होता था। बट 92nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जिसके थ्रू 4 लैंग्वेजेस को ऐड किया गया था, बोडो को ऐड किया गया था, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। तो संताली लैंग्वेज है वो वहाँ पे इंक्लूड है वो हुआ है। अभी रिसेंटली संताली लैंग्वेज का जो स्क्रिप्ट है जिसको कि हम ओल चिकी के नाम से जाना करते हैं, ओल चिकी नाम से इसका स्क्रिप्ट है। तो ये जो स्क्रिप्ट के भी आप देखिए कि 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए हैं कि 1925 के समय में पंडित रघुनाथ मुर्मू हैं जिनके द्वारा ये जो स्क्रिप्ट है उसको डेवलप किया गया था संथाली लैंग्वेज के रिगार्डिंग में। तो ये आपको बेसिक जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिकेट के बारे में है, आप देखिए कि क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है वो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, स्पेशली जो T20 का जो फॉर्मेट है उसका वर्ल्ड कप। और इंडिया ने उसमें विक्ट्री अचीव किया है। इंडिया आप देखिए कि जो फर्स्ट एडिशन जब ऑर्गेनाइज हुआ था 2007 के समय में भी, उस दौरान में भी इंडिया का विक्ट्री रहा था T20 वर्ल्ड कप के अंदर में। और 2024 के समय में इंडिया का विक्ट्री रहा और ये थर्ड विक्ट्री है 2026 के समय में। ऑर्गेनाइज कहाँ पे हुआ? इंडिया के अंदर ही इसको ऑर्गेनाइज किया गया। कुछ जो मैच हैं जो श्रीलंका में हुए थे, कुछ ऐसे जैसे पाकिस्तान का जो टीम है वो इंडिया में नहीं आया था तो उसके जो मैचेज हैं वो श्रीलंका में कंडक्ट किए गए थे। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बेसिकली एग्जाम में आपसे क्वेश्चन हो सकता है स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग में। यूपीएससी 1 या 2 क्वेश्चन है वो पूछने लगा है पिछले कुछ समय से। और एक देखिए कि जो क्रिकेट के अंदर ही टेस्ट का एक चैंपियनशिप है उसके रिगार्डिंग में 2021 के समय में यूपीएससी ने क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया था। फिर अगर हम बात करें वेस्ट एशिया के बारे में न्यूज़ है, वेस्ट एशिया का जो सिचुएशन है उसको बताया गया है। ईरान के वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हैं उनको चूज़ किया गया है, जो वहाँ पे जो सुप्रीम लीडर हुआ करते थे उन्हीं के एक फैमिली मेंबर हैं उनको चूज़ कर लिया गया। ऑफिशियली अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है बट इंटरनल पार्ट्स के अंदर में रिपोर्ट है कि सुप्रीम लीडर है उसको डिसाइड है वो कर लिया गया है ईरान के वहाँ पे। कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन के बारे में कैसा न्यूज़ है? एक तो आप देखिए कि ईरानियन जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स का जो कॉर्प्स है उनका कंटिन्यूअस डोमिनेशन है, स्पेशली जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे यूएस एंड इजराइल के द्वारा स्ट्राइक्स तो किए गए हैं ईरान के वहाँ पे। ईरान ने अपने नाइबर कंट्रीज के साथ में भी एक कोऑपरेशन को सेटअप करने का एक इनिशिएटिव रखा है कि वो नाइबर कंट्रीज के वहाँ पे अटैक नहीं करेंगे, उनके द्वारा भी किसी तरीके से उनके ऊपर अटैक होता है उसको सपोर्ट नहीं प्रोवाइड किया जाए। हमारी कंट्री के पर्सपेक्टिव से क्या बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए? कंट्री के रिगार्डिंग में आपको ये इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हमारा हमारा जो क्रूड ऑयल का जो हम लाया करते हैं, एक तो आप देखिए कि इंडिया जो है 88% के आसपास हमारे यहाँ पे जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो आउटसाइड कंट्रीज से हुआ करता है।
मीन्स कि हम इंपोर्ट के ऊपर में डिपेंड हैं वो की हुआ करते हैं। 88% जो क्रूड का सप्लाई है, गैस का सप्लाई है, वो उन कंट्रीज से। और अगर हम बात करें तो इंपोर्ट है, तो यूपीएससी क्वेश्चन कैसे आपसे पूछेगा, यूपीएससी आपको मेंशन कर देगा कि इंडिया जो है वो कंप्लीटली 100% जो है वो इंपोर्ट किया करता है। तो हम 100% इंपोर्ट नहीं करते, कुछ हमारे यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया ने आप देखिए कि अपना जो ऑयल का जो सप्लाई है, उसको अब यहाँ पे वेस्ट एशिया के ऊपर डिपेंड होने से इंडिया ने अपना जो अल्टरनेटिव सोर्स है उनको डेवलप करने का कोशिश किया गया। जैसे कि हम रसिया के साथ में हमें यूएस ने भी रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया है। नेक्स्ट आप देखिए कि जो वेस्ट अफ्रीका है, सॉरी अफ्रीकन जो कंट्रीज हैं जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस हुआ करता है, अफ्रीकन कंट्रीज, उनके साथ में भी हमने अपने जो रिलेशंस हैं उनको सेटअप किया है। और यूएस के साथ में भी हमारा जो क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट है वो यहाँ पे इंक्रीज हो। तो ये कुछ अल्टरनेटिव सोर्स हैं जिससे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो सिचुएशन है उसको हम उसका जो जो डिफिकल्टी है उसको डील कर सकें। ओवरऑल क्या होगा, ओवरऑल यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो प्राइस है वो इंक्रीज होगा, ओवरऑल प्राइस इंक्रीज होगा। सेकंड आप देखिए कि ये हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको भी इम्पैक्ट करेगा। ये हमारे यहाँ पे जो फिजिकल मैनेजमेंट का जो सिचुएशन है उसको भी इम्पैक्ट है वो यहाँ पे करेगा। ऑयल का जो प्राइस है वो कंटिन्यूस इंक्रीज होना। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन था। नेक्स्ट अगर हम बात करें विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण जो एक्ट है, जो कि नवंबर दिसंबर के समय एग्जिस्टेंस में आता है, और 2 डेज के अंदर में ही इस एक्ट को पास है वो कर लिया गया था। ये जो एक्ट है एमजी नरेगा नाम का, जो हमारे यहाँ पे रूरल एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग में जो एक्ट हुआ करता था उसको सुपरसीड है वो किया गया है। बट स्टिल आप देखिए कि इसके कुछ पैरामीटर्स हैं, उनको उसके रिगार्डिंग में कंटिन्यूस डिस्कशन है कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार जो एक्ट है वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। उसके कुछ पैरामीटर्स को गवर्नमेंट डिस्कस कर रही है, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनके साथ में, अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ में। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है वो इसका मेन मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट वो इसका मेन मिनिस्ट्री है। हो सकता है आपसे यूपीएससी मेंशन कर दे कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। एमजी नरेगा और इसको भी आप देखिए कि रूरल डेवलपमेंट का मिनिस्ट्री है वही इम्प्लीमेंट करेगा। स्टेट्स का जो शेयर है वो इंक्रीज हुआ है, 60-40 कर दिया गया, मीन्स स्टेट्स को मोर स्पेंडिंग यहाँ पे करना होगा, और स्टेट्स का यही एक कंसर्न था। सेंटर का भी आप देखिए कि जो सेंटर के द्वारा डिसाइड किया जाएगा कि स्टेट के वहाँ पे कहाँ पे हमें जो नए जो वर्क है उसको कैरी आउट करना है, और ये सब जो पावर है वो सेंटर को दिया गया है। तो स्टेट्स के 2-3 जो एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में ऑब्जेक्शन थे। फिर हमारा जो दिल्ली का जो एरिया है, कैपिटल का एरिया है, उसको मॉडर्नाइज किया जाए। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि ग्लोबल जो कंट्रीज से लोग आया करते हैं उनके रिगार्डिंग में हमारा जो कैपिटल सिटी है वो मॉडर्नाइज होना चाहिए। तो कुछ ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग में कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, मेट्रो के जो प्रोजेक्ट हैं उनको उनके द्वारा इनोग्रेट है वो यहाँ पे किए गए हैं। स्टूडेंट्स, हमारा जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का जो टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट का जो पेज आया करता है उसके अंदर में भी हमारे जो अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग में एक क्वेश्चन है, अर्बन एरियाज के रिगार्डिंग में एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था कि हमारे जो अर्बन एरियाज हैं, जो ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, इकोनॉमी का ग्रोथ किस तरीके से है, कंट्री का जो 90% रेवेन्यू है वो इन्हीं एरियाज से जनरेट होता है। जीडीपी के अंदर में 67% जो कंट्रीब्यूट है वो अर्बन एरियाज किया करते हैं। बट अर्बन एरियाज का जो ओवरऑल शेयर है, जो फाइनेंस कमीशन के थ्रू जो मनी का डिवोल्यूशन हुआ करता है उसके अंदर में ओवरऑल जो शेयर है वो काफी ज्यादा स्टेगनेंट है। जो अर्लियर फाइनेंस कमीशन के द्वारा भी इतना ही जो शेयर हुआ करता था। जो 16 फाइनेंस कमीशन ने तो ये भी मेंशन किया है कि अर्बन एरियाज को अपने जो 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 रेवेन्यू जनरेट के रिगार्डिंग में खुद का जो पैसा जनरेट करने के लिए जो अल्टरनेटिव सोर्स है उनको यूज करना चाहिए, जिससे कि वो अपना खुद का जो फंड है उसको जनरेट यहाँ पे कर सकें। तो अर्बन एरियाज को फाइनेंशियल सपोर्ट हो सके उसके रिगार्डिंग में एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था जिसमें ये जो डाटाज हैं वो बताए गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रिजन के पर्सपेक्टिव से है, छत्तीसगढ़ के वहाँ पे प्रिजन के अंदर में एक पर्सन थे, ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उनका जो डेथ हुआ उसके बाद में ये न्यूज है वहाँ पे। तो प्रिजन्स के अंदर में मेजरली प्रॉब्लम है वो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमारे यहाँ पे जो प्रिजन है उसके अंदर में ओवर क्राउड का सिचुएशन है, कि प्रिजन के अंदर में जो संख्या है वो काफी लार्जर नंबर के अंदर में है, ओवर क्राउड वहां पे होना। प्रॉपर आप देखिए कि एक नेक्सस भी आपको मिलेगा कि काफी बार जो क्रिमिनल पर्सन है उनका प्रिजन के अंदर में प्रेजेंस है, और उसी के थ्रू अपना जो क्रिमिनल एक्टिविटी है उसको कैरी आउट करते हैं।
तो जो क्रिमिनल पर्सन है, क्रिमिनल के अलावा आप देखिए कि पुलिस फ़ोर्स के जो लोग हैं, उनके साथ में उनका किसी न किसी तरीके से इन्वॉल्वमेंट है और अपना जो एक्टिविटी है उसको कैरी आउट है वो किया करते हैं। थर्ड अगर हम बात करें सैनिटेशन का भी प्रॉब्लम है कि जो क्लीननेस है वो आपको नहीं मिलेगा प्रिज़न के अंदर में, कस्टोडियल जो डेथ है वो हुआ करती हैं। तो यूनाइटेड नेशन का जो कन्वेंशन है अगेंस्ट द टॉर्चर, ये आप देखिए कि कस्टोडियल एरियाज़ में हमारे यहाँ पे जो पुलिस कस्टडी के अंदर में या प्रिजन के अंदर में इस तरीके से डेथ होना और इंडिया ने इस कन्वेंशन को रेटिफाई है वो नहीं किया है। तो ये तो कुछ रीजन है। प्रिजन एज ए सब्जेक्ट किसके डोमेन में आया करता है? स्टेट के ये डोमेन के अंदर में है, स्टेट डोमेन के अंदर में है। यूपीएससी ने आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे हैं। 2021 के समय यूपीएससी ने तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिजन से रिलीज होने वाले जो पर्सन हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछा, परलोक के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया, स्टेट्स के द्वारा क्या इसको एडमिनिस्ट किया जाता है उसके बारे में पूछ लिया और फिर 24 के पेपर के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि प्रिजन जो है वो किसका सब्जेक्ट है, कब इसको क्रिएट किया गया था। तो 1894 का जो एक्ट है उसके थ्रू आप देखिए कि प्रिजन को जो है वो स्टेट डोमेन के अंदर में रखा गया है और कंटिन्यूस वो स्टेट डोमेन में है। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारी गवर्नमेंट ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया था जिसको कि हम अमितवा रॉय पैनल के नाम से जानते हैं। अमितवा रॉय पैनल ने प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में, अमितवा रॉय पैनल है, उन्होंने प्रिजन रिफॉर्म्स के बारे में अपना जो गाइडलाइंस है उनको गवर्नमेंट को प्रेजेंट किया है अपना रिपोर्ट के अंदर में। तो ये पैनल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स गवर्नर्स के पर्सपेक्टिव से है, रिसेंटली कुछ गवर्नर्स को ट्रांसफर किया गया है बट गवर्नर्स के जो इश्यू हैं वो यहाँ पे रिजोल्व नहीं हुए हैं। मेजरली इश्यू क्या हुआ करता है, एक तो गवर्नर का जो असेंबली को जो एड्रेस है उसके बारे में एक आपको इश्यू देखने के लिए मिलेगा जो आर्टिकल 176 के थ्रू है, जिसके थ्रू एक न्यू काइंड ऑफ उनके द्वारा एड्रेस नहीं किया गया, गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको नहीं बताया गया अपने एड्रेस के अंदर में। सेकंड यहाँ पे जो इश्यू क्या हुआ करता है, आर्टिकल 200 की रिगार्डिंग में इश्यूज हैं, तो इनको यहाँ पे डील करने का जरूरत है कि गवर्नर के द्वारा बिल को अपना जो असेंट है वो ना ग्रांट करना, बिल को रेफर कर देना, एक टाइम आउट मैनर के अंदर में डिसीजन है वो यहाँ पे ना लेना। तो ये गवर्नर के बारे में मेंशन था। नेपाल के बारे में यहाँ पे बताया गया है इस आर्टिकल के अंदर में कि नेपाल के वहाँ पे जो इलेक्शंस हुए हैं तो नए जो वहाँ पे लीडर आएंगे उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जेनजी मूवमेंट के थ्रू जो 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 डिसकंटेंट वहाँ पे क्रिएट हुआ था पब्लिक के अंदर में, उस डिसकंटेंट को आप देखिए कि उनको रिजोल्व किया जाए। उनका जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे करप्शन के ऊपर में एलिगेशंस थे जेनजी मूवमेंट के दौरान में, तो उसको रिजोल्व किया जाए नेपाल के अंदर में। तो एक जनरेशनल शिफ्ट के बारे में वहाँ पे मेंशन है। इंडिया और कनाडा के जो रिलेशंस यहाँ पे स्ट्रेंथन हुए हैं, कनेडियन जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के लिए आए हैं, तो जीएस पेपर सेकंड के लिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट एक आर्टिकल है। और कनेडियन लीडर का इंडिया में जो विजिट था एक सिंबॉलिक विजिट नहीं था, सिंबॉलिक विजिट नहीं था। यहाँ पे आप देखिए कि जो कॉमर्शियल एरियाज हैं, यहाँ पे जो कैसे दोनों कंट्री हैं वो फॉरवर्ड वे के अंदर में अपना जर्नी को कैरी आउट कर सकते हैं, उन सब एरियाज को जो फोकस है वो किया गया है इस विजिट के दौरान में। जो कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है उसको फिर से रीलॉन्च है वो किया गया कि फिर से इसके जो नेगोशिएशन है वो फिर से रीलॉन्च हो, दोनों कंट्रीज के बीच में ये जो पार्टनरशिप है वो एग्जिस्ट करे। फिर आप देखिए कि बाइलेटरल ट्रेड है उसका भी टारगेट रखा गया है कि 70 बिलियन के आसपास, $70 बिलियन का जो हमें बाइलेटरल ट्रेड है उसको कैरी आउट करना है 2030 तक। और यूरेनियम एनर्जी सेक्टर के रिगार्डिंग में स्पेशली यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट साइन हुए हैं जो कि इकोनॉमिकल जो प्रोग्रेस है उसको ये शो करता है इंडिया और कनाडा के बारे में। हमने जो एनर्जी सेक्टर के अंदर में जो यूरेनियम सप्लाई का जो एग्रीमेंट है उसको कल के न्यूज़पेपर में भी डिस्कस किया था। तो ये कुछ पैरामीटर्स आपको पता होना चाहिए कि कैसे इंडिया और कनाडा के जो रिलेशन है वो स्ट्रेंथन हुए हैं, एक लुकिंग फॉरवर्ड का सिचुएशन में है। इंडिया ने काफ़ी सारे कंट्रीज के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन किए हैं, तो उसमें भी आप देखिए कि कनाडा के साथ में भी आने वाले समय में हमारा साइन हो सकता है अगर रिलेशंस हैं वो बेटर रहे, यहाँ पे किसी भी तरीके से डिफरेंसेज हैं वो नहीं इमर्ज होते हैं। तो फिर स्टूडेंट्स चीताज के बारे में है, हमारे यहाँ पे जो कूनो नेशनल पार्क है जहाँ पे जिन चीताज को लाया गया था, तो कूनो से जो चीता है राजस्थान का जो बारां डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये जो चीता है वो गए हैं। तो इसको एनटीसीए जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उन्होंने कहा है कि एक नेचुरल मूवमेंट है, इस स्पीसीज का एक नेचुरल मूवमेंट है, इस तरीके से नेचुरल टेरिटोरियल बिहेवियर है, इस तरीके से मूवमेंट करना।
स्टूडेंट्स अब देखिए कि जो साउथ अफ्रीका है, साउथ कॉन्टिनेंटल वे के अंदर में ये ट्रांसफर हुआ था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से हम लेके आए थे। 3 कंट्रीज से हम अभी तक चीता है वो ला चुके हैं। एक तो हम जो नामीबिया है वहाँ से लेके आए। एक तो आप देखिए कि जो नामीबिया है वहाँ से लेके आए हैं। फिर हम साउथ अफ्रीका से लेके आए हैं चीता जो है, साउथ अफ्रीका है। और साउथ अफ्रीका के बाद में अभी रिसेंटली जो बोट्सवाना है जहाँ पे एलिफेंट का जो संख्या है वो काफ़ी लार्जर नंबर के अंदर में है। तो नामीबिया, साउथ अफ्रीका और बोट्सवाना वहाँ से हम चीता है वो ला चुके हैं। 1952 का वो समय है जब इंडिया के अंदर में चीता है वो एक्सटिंक्ट हो चुके थे। और जो एशियाटिक चीताज हैं वो प्रेजेंट समय के अंदर में ईरान के वहाँ पे पाए जाते हैं। ईरान जो कि अभी न्यूज के अंदर में है, वहाँ पे ओनली आपको चीता है वो मिलेंगे। अब आप देखिए कि इनको लाया गया है तो इनका आईयूसीएन स्टेटस है वो क्या है। जो अफ्रीकन चीता है उनका आईयूसीएन स्टेटस क्या है, ये आपका होमवर्क है। कमेंट सेक्शन के अंदर आप ये बताना ये इन्फॉर्मेशन। और स्टूडेंट्स आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे हम क्वेश्चंस का प्रैक्टिस है वो किया करते हैं। और कूनो के अंदर में इनका प्रेजेंस है। कूनो के अलावा आप देखिए कि गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वहाँ पे भी इनको ट्रांसलोकेट किया गया है जिससे कि इनका जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उस हिसाब से उसको इसे न्यू एरिया है, न्यू टेरिटरी है वो उनको प्रोवाइड किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूनाइटेड अरब अमीरात के वहाँ पे कन्फ्लिक्ट के अंदर में जो इंडियंस वहाँ पे हैं उन्होंने अपने डोर्स को ओपन किया है इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स के लिए, तो उसके बारे में है। एग्जाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एडल्ट्रेट जो मिल्क है उसको कंज्यूम करने की वजह से लोगों का डेथ हुआ है। और इथाइलिन ग्लाइकोल का फिर से मिस यूज है वो यहाँ पे मिला। एक इंडस्ट्री के अंदर में इथाइलिन ग्लाइकोल को यूज किया जाता था। कुछ समय पहले हमने फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज है उसके अंदर में इसको एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट के रूप से यूज के बारे में रीड किया था। स्पेशली जो कोल्ड सिरप है, जो कफ का जो सिरप है, कोल्ड का जो सिरप है उसके अंदर में और चिल्ड्रंस का डेथ हुआ था। अब आप देखिए कि मिल्क के अंदर में भी इसका यूज किया गया है और ये एडल्ट्रेट मिल्क है उसको कंज्यूम करने की वजह से लोगों का डेथ हुआ। मेन रीजन क्या है कि हमारे यहाँ पे जो फूड का जो रेगुलेट करने वाली जो कंपनीज हैं, जो जो एजेंसीज हैं, एफएसएसआई है, उनके द्वारा प्रॉपर अपना इंस्पेक्शन ना करना, फूड इंस्पेक्टर्स के द्वारा अपना रोल प्ले ना करना, वो एक मेन रीजन है जिसकी वजह से ऐसे इंसिडेंट हमारी कंट्री में हुआ करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो एरिया है उसके अंदर में क्यों एज ए लीकी पाइपलाइन के रूप से ये वर्क करता है। हमारे यहाँ पे जो वुमेन हैं जो कि रिसर्च के अंदर में जाना चाहते हैं, कंटिन्यूस इस पोस्ट को नहीं कर पाते हैं। एक तो आप देखिए कि जो इंसेंटिवाइज है, जो सपोर्ट है वो प्रॉपर वे के अंदर में नहीं है, प्रॉपर वे के अंदर में फाइनेंशियल सपोर्ट ना होना। इसके अलावा उनका जिस तरीके से हमारा सोसाइटल स्ट्रक्चर है, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी उनके द्वारा कैरी आउट किया जाना। स्टीम का जो सेक्टर है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, उसके अंदर में ऑलरेडी वुमेन्स का जो एनरोलमेंट है, वुमेन्स का जो प्रेजेंस है वो कम होना। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसकी वजह से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ में अगर हम कंपेयर करते हैं तो रिसर्च का वो डोमेन है जो एक लीकी पाइपलाइन के रूप से काम करता है। लोगों का एंट्री तो इसके अंदर में है बट कंटिन्यूस उस पोस्ट को वो नहीं सर्व कर पाते जिस तरीके का सिचुएशन है। वर्ल्ड के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, ईरान के बारे में है कि कोई एक्यूरेसी है वो नहीं था। स्कूल के ऊपर में जो अटैक हुआ है उसके रिगार्डिंग में, ईरान में जो स्कूल में अटैक हुआ उसमें कोई एक्यूरेट वे के अंदर में हमने उसको टारगेट करते हुए उसको वहाँ पे जो बॉम्बिंग है वो नहीं किया था। तो ये ईरान के बारे में मेंशन है। फिर आप देखिए कि पैलेस्टीनियन पर्सन है जो कि इजराइल का जो सेटलर्स का जो एरिया है वहाँ पे उनका डेथ हुआ है। तो पैलेस्टीनियन पर्सन जिनके अगेंस्ट में कंटिन्यूस क्राइम है तो उसका यहाँ पे मेंशन कर दिया गया वेस्ट बैंक के एरिया के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्वे के बारे में है। पुलिस के द्वारा जो एक्सप्लोजन है आउटसाइड यूएस एम्बेसी के, वहाँ पे जो एक्सप्लोजन हुआ है नॉर्वे के अंदर में, उसको यहाँ पे एग्जामिन किया जाएगा। और नॉर्वे का ही आप देखिए कि डोमेन के अंदर में जो ग्रीनलैंड आया करता है जिसको कि यूएस वो एक्वायर करना चाहता है, अपने डोमेन के अंदर में सेटल करना चाहता है। फिर क्यूबा के बारे में बताया गया, क्यूबा और यूएस के जो एक दूसरे के अगेंस्ट में जो होस्टिलिटी है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। तो क्यूबा के बारे में ये बताया गया जो कि कैरिबियन कंट्री है। लेबनान के अंदर में इजरायली फोर्सेज ने अपना स्ट्राइक किया है, स्पेशली जो बेका वैली का एरिया है, जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे हजीबुल्लाह का प्रेजेंस भी है। तो उसमें कुछ 400 के आसपास लोगों का डेथ हुआ है, इजरायली जो स्ट्राइक है लेबनान के वहाँ पे। और नेपाल के बारे में हम रीड कर चुके हैं, हमारे कंट्री के साथ में बॉर्डर भी शेयर करता है। हमारे जो 5 स्टेट्स हैं जो अपना एरिया भी शेयर करते हैं नेपाल के साथ में।
तो उसकी उसके पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है उसको बताया गया। तो दिस इज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज़ न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज़ कीजिए। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।